नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कई जगह आज विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। के लिए बनाएंगे ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, ये महिलाओं को समर्पित सरकार भाइयों बहनों। हमने मातृशक्ति के उत्सव किए, उसमें भी हमारा हेतु था कि हमारी मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उनके बनाए हुए उत्पाद आज देश दुनिया में प्रचलित हो रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन करवाया है, जिससे कि हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, स्थानीय छोटा छोटा रोजगार करने वाली बहनें अपने लघु उद्योगों के माध्यम से कोई उत्पाद बनाती हैं, तो उनको आगे आने वाले समय में बाजार मिले, उनको जो है विपणन की व्यवस्था हो, उनकी मार्केटिंग ठीक से हो जाए। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की। इसके पीछे भी हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो अपना काम करती हैं, अपना उत्पाद बनाती हैं, उनको उनके उत्पादों को बिक्री के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए, वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। क्योंकि मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, 13 के 13 जनपदों में मैंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपनी बहनों के साथ मैंने संवाद किया है, उनके साथ मैंने बातें की हैं, मैंने उनके स्टॉल देखे हैं, जो प्रदर्शनी लगाई है, उनके बनाए हुए उत्पादों पर गया हूं। मैंने देखा है किस प्रकार से मट्ठे से मक्खन निकालती हैं, किस प्रकार से वो जो है नमक पीसती हैं। इसलिए कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लक्ष्मी जी को भी लाना है, क्षेत्र में विकास भी करना है। इतने सारे अभी दीवानदार ने बहुत काम शुरू किए हैं। अभी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत काम आगे बढ़ाने हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई हाँ, वन ग्रामों को कोई कब्जा न करे, कोई सरकार न ले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम तो वन ग्रामों में चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए सब पर्यटन बढ़ाने वाले हैं। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं। और इन्होंने पहले भी राज्यसभा सांसद के रूप में भी बहुत काम इस क्षेत्र के करवाए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के लगातार उत्तराखंड दौरे लग रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। 11 अप्रैल को पीएम मोदी दूसरी चुनावी जनसभा ऋषिकेश में संबोधित करेंगे, तो वहीं 12 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह गोचर, लोहाघाट और काशीपुर में सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 14 अप्रैल को श्रीनगर और हरिद्वार में 2 जनसभाएं भी होंगी, जनसभा करेंगी। उधर अनुराग ठाकुर चक्राता में जनसभा संबोधित करेंगे और विकासनगर में उनका रोड शो भी होगा। जबकि 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार में रोड शो और चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव प्रचार की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में आईडीपीएल के मैदान में जनसभा करेंगे। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी 12 अप्रैल को पहली सभा गौचर में, दूसरी सभा लोहाघाट में और तीसरी जनसभा काशीपुर में करेंगे। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हल्द्वानी में एक जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को गढ़वाल लोकसभा के श्रीनगर में और हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में जनसभा करेंगे। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री, वो भी गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी
17 अप्रैल को चक्राता में जनसभा करेंगे, विकासनगर में रोड शो करेंगे। 16 अप्रैल को गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कोटद्वार में रोड शो और जनसभा प्रस्तावित है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने के महज 8 दिन ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी पूरे जोश शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड में अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी और जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुका है। पीएम मोदी की यह रैली ऋषिकेश आईडीपीएल में होने जा रही है। तो वहीं जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, जहां उन्होंने मैदान में जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। जन सैलाब आने वाला है और बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। आप देखिए कितना उत्साह है लोगों में। सवेरे खुद ही सब लोग आए हुए हैं, किसी को बुलाया नहीं है। एक दिन पहले से ही यहाँ तैयारियां हैं कि बस लोग रात में जगे रहेंगे और रात भर तैयारी करेंगे। प्रातःकाल सब प्रधानमंत्री जी की रैली में आएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश की जनता से जब जो मांगते हैं, जो आह्वान करते हैं, देश की जनता उसको करती है। उन्होंने पिछली बार 300 पार कहा था, 300 पार हुआ था। इस बार 400 पार कहा है, तो सब पूरे देश के लोग 400 पार पूरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस तस्वीर के बाद हरीश रावत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी, लेकिन खुद पूर्व सीएम हरीश रावत ने इन खबरों का खंडन किया, निराधार बताया। झूठ और साजिश की पराकाष्ठा भाजपा के औजार ने पहले हमारी सरकार गिराने की साजिश की और अब मुझे बदनाम कर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को दिए गुलदस्ते की फोटो को वायरल कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। फोटो 2016 का है, जब आदरणीय पीएम उत्तराखंड आए थे और मैं उस समय राज्य का सीएम था और मैंने हेलीपैड पर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया था। विडंबना है कि अब स्टिंग आज भी सांसद बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। धन्य है भाजपा तुम्हारे पतन पर कि तुमने मददगार को आसाथी लिया। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 10 सालों में देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिकी आज 5वें पायदान पर है। 2047 तक आर्थिक दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। साथ ही हर घर जल, हर घर नल और बिजली योजना, आयुष्मान योजना, वंदे भारत ट्रेन की संख्या 75 करने और हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने और चारों धामों को हाईवे से जोड़ने का ये चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो मतदान हमारे मतदाता करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 है कि भारत विकसित भारत होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। उसके लिए इस बार मतदाताओं को मतदान करना है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में स्वामी यतीश्वरानंद ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। तो वहीं सीएम धामी के जाने के बाद कुछ स्थानीय महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस की साजिश करार दिया। ये महिलाएं जो हैं ये प्री प्लान्ड, किसी की भेजी हुई केवल 2 महिलाएं थी जो चीख चीख कर ये कह रही थी कि हमारे काम नहीं हुए। विधायक के पास गई। विधायक कौन है? हमारी बहन है विधायक, यहाँ से उसके पास गई होगी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। इन्हें पता ही नहीं कौन विधायक है कौन नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां लगातार कर रही हैं। मतदान के पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी उठा रही हैं। इस कड़ी में हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी
प्रकाश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर कई सवाल उठाए। कि उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को क्यों लाए, हमारे युवाओं के सपनों को क्यों कुचला। दूसरा सवाल, सांसद निधि के मिलने वाले 17 करोड़ में से मात्र 7 करोड़ यानी 40% ही खर्च क्यों करे, 10 करोड़ रुपए वापस क्यों चले गए, उनसे बहुत काम हो सकते थे। तीसरा सवाल, अपने गोद लिए हुए जो गांव थे उनमें पलटकर क्यों नहीं गए, उन गाँव में एक भी ईंट नई योजना क्यों नहीं देता है। चौथा सवाल, 1962 के युद्ध में, चाइना युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के 114 सैनिक लद्दाख के युद्ध में चाइना के चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए और परमवीर चक्र मिला, एक स्मारक बना था। उनके रक्षा राज्य मंत्री हुए, वो स्मारक तोड़ दिया गया, चाइना का कब्जा हो गया, क्यों। अगला सवाल, पूरे देश में अब रक्षा कॉरिडोर काफी टाइम से बन रहे हैं, वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, एक भी रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड को क्यों नहीं मिला। अगला सवाल, 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए वो उत्तराखंड में, एक भी केंद्रीय विद्यालय वो इस संसदीय क्षेत्र को क्यों नहीं दिला पाए। और अंतिम कि पर्यटन मंत्री रहते हुए एक भी उपलब्धि बता दे जो उन्होंने पर्यटन मंत्री रहते हुए किया। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने मां गंगा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है और इसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम जनता के मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बेरोजगारी, पलायन, जल, जंगल, जमीन और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ भी लिया। और हमने आज प्रातःकाल मां गंगा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों के साथ हम इस आज चुनावी रण में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जनता जनार्दन का जो प्यार मिल रहा है वो प्यार पूरी वोट में कन्वर्ट होगा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की हमारी लड़ाई रोजगार को लेकर की है या भ्रष्टाचार का समाधान करने की है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है या भू कानून मूल्यवाद की लड़ाई है, यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई है, इन लड़ाइयों को लड़ने का हम काम करेंगे। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का हमारे युवा साथियों ने काम किया है, उस युवा टीम को आज अभिभावकों को मजबूत करना होगा, नहीं तो कई ऐसे भ्रष्टाचारी यहाँ पर पैदा हो जाएंगे जिन्होंने आज हमारे युवाओं के भविष्य को बेचा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे अभिभावकगण आज युवाओं के साथ खड़े रहे और युवाओं का मार्गदर्शन भी करें और उनको आशीर्वाद भी लड़ेंगे। इसलिए दहशत गर्द का हो, बेरोजगारी का हो, यहाँ के भ्रष्टाचार का हो, सारे उठाकर उसने जबरदस्त संघर्ष किया है। इसलिए मैं देख रहा हूँ उसके साथ पूरे नौजवान तन्मयता से लगे हैं और इसीलिए हमने भी इस नौजवान भाई बॉबी पवार को समर्थन। देश के अंदर चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल इस चुनावी युद्ध में अपने योद्धाओं को उतार चुके हैं और जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का नारा 400 पार का है और तीसरी बार सरकार बनाने का है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात कहकर इस बार परिवर्तन का दावा कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP सिंह ने बयान दिया है और कहा कि देश के अंदर हमारी फिर से सरकार बनेगी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर हम जीतेंगे। पांचों लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बहुत ही जो है जनता को प्रभावित करने वाले काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जनता को आज भारत सरकार जो है चला रही है। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय मतदान अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक 90% पूरी हो चुकी है। और इस पर जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी ने बताया, 3 दिनों में घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारा काम 90% वोटिंग का पूरा हुआ है। जो घर घर जाकर के मतदान किया जाना था, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फैसिलिटेट करना था, उसमें 8 और 9 तारीख की रिपोर्ट आज हमारे पास है।
जिसमें कुल 1419 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना था, जिसमें से 1290 मतदाताओं के द्वारा मतदान कर लिया गया है और ये हमारा 90% से थोड़ा ज़्यादा है। और उम्मीद है कि आज की जो रिपोर्ट है 10 तारीख की, उसके बाद ये और प्रोग्रेस आपके साथ साझा कर दी जाएगी। जो छूट जाएंगे उनके लिए दूसरा चरण है 11, 12 और 13, उसका भी रूट चार्ट बना करके शेयर किया जाएगा, क्योंकि आज हमको पता चलेगा, हमारी टीमों को पता चलेगा कि कौन सा मतदाता रह गया। उसके बाद वो रूट चार्ट बना करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशियों को अवगत करा करके फिर से वो करें। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। अगर ध्यान से सुनोगे तो खुशियां सुनाई देंगी। पीएनबी प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। ब्रेक के बाद स्वागत है। देहरादून में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर प्रदेश में 3 तरह के मॉडल बूथ तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 85 महिला कार्मिकों के लिए, 24 युवाओं के लिए, 70 दिव्यांग कर्मियों के लिए बूथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस बार निर्वाचन के दौरान सभी इस्तेमाल वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 10,000 से अधिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा। प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों में महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है। सभी जनपदों में मिलाकर 85 मॉडल बूथ तैयार किए जाएंगे, जो महिला कार्मिक के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बूथ का संख्या हमारी जो 70 विधानसभा है उससे थोड़ी अधिक है। उसका प्रमुख कारण ये है कि बागेश्वर जनपद में 12 महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड बूथ निर्माण किए जाएंगे। उसके अलावा टेहरी जनपद में 9 बूथ तैयार किया जाएगा। कुछ जनपदों में कुछ विधानसभाओं में 1 से अधिक बूथ का भी प्रस्ताव रखा है, तो उसके अनुरूप कुल संख्या 85 हो जा रही है। कांग्रेस कमेटी की अभियान समिति के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल कांग्रेस कमेटी के अभियान कमेटी के गठन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष बनाया गया। लोहाघाट के आनंद अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आनंद अधिकारी की एंट्री किसी डील के अंतर्गत हुई। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल अब अपने ही दल पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे ने परसों बीते रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, किसी डील के अंतर्गत ज्वाइन करी है। तो इसका मतलब उन्होंने पोल पट्टी अपनी पार्टी की खुद ही खोल कर रख दी पूरन सिंह फर्त्याल जी ने, कि जो भी उनके वहां जा रहा है उसको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है या डर दिखाया जा रहा है, और किसी डील के तहत आनंद सिंह अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। ये हम नहीं, पूरन सिंह फर्त्याल कह रहे हैं, जो भाजपा के अपने सदस्य हैं। रामनगर में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ आज बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हिम भट्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
जितने लोग बड़ी संख्या में, आप अभी तक 6000 के से अधिक इस गढ़वाल लोकसभा में लोग विभिन्न दलों से, सामाजिक संगठनों के और विपक्ष कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर इस पूरे गढ़वाल लोकसभा और साथ में उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, वह मोदी जी की नीतियों और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने जो है मोदी जी से प्रभावित होकर के और सनातन की रक्षा के लिए ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में अगर सनातन की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसलिए हमारे कई यहाँ महिला अधिकारी, बोर्ड चेयरमैन हल्द्वानी यहाँ आए हुए हैं, इनका निवेदन था और हमने इनके नेतृत्व में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अनिल बलूनी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ पुल की घोषणा और यहाँ पे डाम, तोड़े डाम को जलाशय को जो है टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, कॉर्बेट के 2-3 गेट एक्स्ट्रा खोलना, रोजगार को बढ़ावा देना, अगर ये कुछ बन जाएंगे और केंद्र में हम चाहते हैं भगवान करे जीत के मंत्री बने और तो हमारे रामनगर का और उत्तराखंड का विकास होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसी तो वहीं मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने सभी से आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर आह्वान किया मतदान करने का। जो हमारा नारा है 400 पार मोदी सरकार की, तो इसके लिए काफ़ी वर्गों से लोग यहाँ पे आज हमने चाय पे चर्चा एक रखी है, सबके साथ में सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो इसमें हमने ये कहा है कि देखिए, क्योंकि राज्य में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है और केंद्र में अब हमने अपनी सरकार फिर बनानी है, तो इसके लिए सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। तो इसमें जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, गाइड यूनियन हैं, चाहे अनेक क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने आस पड़ोस सबको ये कहें कि भाई सिर्फ आपने जब वोट देने जाए तो आप सिर्फ कमल का बटन देखें, कमल का बटन दबाएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 1.5 लाख युवा जो स्थल सेना, वायु सेवा और जल सेना में जाना चाहते थे, उनके भविष्य को भाजपा ने अंधकार में बना दिया है। इसके साथ ही कहा कि हम अग्निपथ योजना को सरकार में आने के बाद समाप्त कर देंगे। कांग्रेस का ये ऐलान है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है और उत्तराखंड में तो विशेष तौर पे 5 लोकसभा सीटों पर हमारा मुख्य मुद्दा अग्निपथ योजना है। अंकिता भंडारी है। अग्निपथ योजना में हमारा स्टैंड जो पार्टी की राष्ट्रीय हमारी मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको स्क्रैप किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा और जो पहली वाली योजना है उसको ही लागू किया जाएगा। अभी आपको मालूम है कि 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच नियमित भर्ती अभियान में भर्ती होने के लिए भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में जिनको भर्ती होना था, अग्निपथ योजना लागू करके इन सारे 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 10 मई से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश में, 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहां पर जो ड्यूटियां लगनी है वो ड्यूटियां लगा दी जाएंगी
और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में 4 धाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। तो वहीं खटीमा कोतवाली परिसर में आगामी ईद पर्व पर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक हुई, जहां क्षेत्र के कई गणमान्य लोग सहित पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे। बता दें कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और इसके साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शहर में फ्लैग मार्च की भी बात कही। हमारी जैसे ईद का त्यौहार है, कल उसके लिए हमारे शहर के मौजूद लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी, पीस कमेटी मीटिंग। तो उसमें कल जो ईद का त्यौहार है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके सहयोग के लिए और हमारी तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए अवगत कराया गया। और कुछ जो भी मसले अगर होते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, वो सुलझाने की बात की गई। जो पीस कमेटी के मेंबर लोग थे उनके बारे में पूरा सहयोग देने के लिए मैं आ गया। और सीआरपीएफ का फोर्स हमारे इलेक्शन के इनकी शांति व्यवस्था के लिए आया है। तो अभी फ्लैग मार्च भी होना है और ईद और आगामी जो इलेक्शन है उसके लिए शांति व्यवस्था के लिए फोर्स हमारे पास पहुँचा हुआ है, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, ईद का त्यौहार और इलेक्शन हमारा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार में हुए बाबा तरसेम सिंह हत्यारे के एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से पहले 7 दिन तक गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिस वजह से ये तो साफ है कि तरसेम सिंह का कोई करीबी ही इस हत्याकांड में सीधे रूप से शामिल है। ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है, इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।